Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful सा video. We are going to start with this chapter again. और आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा का पूरा दी एंड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करेंगे हम लोग प्लेस ऑफ सूइंग से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हर एक स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि देखो, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो डेफिनेटली कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो कि ये बैच कंटिन्यू हो फॉर 3 मंथ्स कम्प्लीटली एंड आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो डेफिनेटली ड्रॉप योर अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन। जितना ज़्यादा अटेंडेंस उतना ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। ओके, तो आपका पास होना आप ही के हाथ में है और इस हाथ को लेकर आप लोग टाइप करके अटेंडेंस दो एंड लाइक करो इस वीडियो को। स्टार्ट करें विद प्लेस ऑफ सूइंग। प्लेस ऑफ सूइंग का मतलब होता है कि कहाँ पे मेरे को सू करना है, कहाँ पे कौन से कोर्ट में मेरे को सू करना है। अब ये इसमें आता है सेक्शन 15 से लेकर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। पकड़ लो कि ये इंडिया है, राइट, ये इंडिया है, महाराष्ट्र, कोलकाता, ठीक है, और कलकत्ता। ये जो महाराष्ट्र कोलकाता है, ठीक है, एक इंसान महाराष्ट्र से, दूसरा इंसान कलकत्ता से, ठीक, एक ने किसी दूसरे को हार्म कर दिया। पकड़ ले, ये महाराष्ट्र वाला इंसान कलकत्ता वाले इंसान को हार्म कर दिया, ठीक है, और ये फिर महाराष्ट्र भाग गया फॉर एग्जाम्पल। तो तुमको केस कहाँ पे करना है? तुमको कलकत्ता में करना है, महाराष्ट्र में करना है, ये तो तुमको क्लियर होना चाहिए ना। इसी से रिलेटेड है ये प्लेस ऑफ सूइंग कि कहाँ पे मेरे को केस करना है, कहाँ पे मेरे को इस इंसान को सू करना है, कौन से कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में मेरे को करना है, ये है क्वेश्चन मार्क। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला सेक्शन 15 कहता है अपने को, सेक्शन 15 कहता है कि दोस्तों देखो, सीधा जंप मार के हाई कोर्ट मत चले जाओ, सीधा जंप मार के आप सुप्रीम कोर्ट ना चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट तो तुम तभी जा सकते हो अगर फंडामेंटल रिलेटेड कोई तुम्हारा जो है राइट है जो तुमको नहीं मिला है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ भी है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। इसके अलावा जो है तुमको लोअर कोर्ट जाना है। तो तुमको कहाँ गया है कि भैया तुम सीधा का सीधा ऊपर वाले कोर्ट में मत जाओ, तुम लोअर वाले कोर्ट में जाओ। सबसे पहले कहाँ पे जाओ बताओ? लोअर ग्रेड कोर्ट्स में जाओ सबसे पहले, वहां पे फाइलिंग करो, क्योंकि ऊपर वाले कोर्ट में वैसे भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा। अपने केस को जल्दी निपटाना है तो लोअर कोर्ट में जाओ सबसे पहले। File the suit in the lowest competent court that can try it, मतलब जो उस केस को ट्राई कर सकता है, ट्रायल चल सकता है उसमें, ठीक है। प्रिवेंट्स, ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है ओवरबर्डनिंग ऑफ हायर कोर्ट्स। उसके बाद आता है सेक्शन 16 कहता है सूट्स रिलेटेड टू ई मूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि घर, लैंड, ये सारे। तो फाइल वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, सीधी बात, नो बकवास, कि तुम भैया तुमको फाइल करना जहां पे तुम्हारा प्रॉपर्टी लोकेटेड है। अगर तुम्हारा केस है रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी जो हिल नहीं सकता, जैसे कि घर, लैंड, ये सारे, तो आपको वहां पे करना है केस जहां पे ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अगर महाराष्ट्र में तुम्हारा प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो यहां पे फाइल करो, ना कि कलकत्ता में। समझ में आ रहा है? सर फाइल क्यों करना है? केसेस कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टीशन करना है, फॉरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज, डिटरमाइनिंग राइट्स, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंस अटैचमेंट, रिकवरी वगैरह करना, ठीक है। तो सिंपल चीज कि ये सारे केसेस हो सकते हैं रिलेटेड टू ई मूवेबल प्रॉपर्टी। इस पर तुमको फोकस नहीं करना है, फोकस करना है किस चीज पे कि तुम अगर ई मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड तुम्हारा केस है, तुमको कहाँ पे करना है बताओ? जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है, सिचुएटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 17 तुमको और एक अच्छा बात बताता है, प्रॉपर्टी इन डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस। मगर इसका मतलब ये कि पकड़ ले, तेरा घर है, ठीक है। जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है? मैंने तुमको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, पावर होता है। क्या होता है बताओ? पावर, ठीक है। एक घर है, ठीक है, ये घर है, और ये घर जो है ना, इससे रिलेटेड केस चल रहा है। क्या चल रहा है? केस चल रहे हैं। अब ये जो घर है, ये वाले कोर्ट, ये जो बड़ा कोर्ट है, इस कोर्ट में एंड इस कोर्ट दोनों के जुरिस्डिक्शन में आता है। मतलब इस कोर्ट का पकड़ लो, जुरिस्डिक्शन पकड़ लो, इतना है लैंड का, और इस कोर्ट का इतना है। मतलब ये जो घर है, ये घर एक्चुअली दोनों ही जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं। इस कोर्ट में भी तुम जा सकते हो, इस कोर्ट में भी तुम जा सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी जो है मल्टीपल कोर्ट्स
कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं तो तुम किसी भी कोर्ट में जा सकते हो जिस कोर्ट में जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में तुम्हारा ये घर आता है। कोई भी, तुम ए चूज कर सकते हो, तुम बी चूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कंप्लीटली। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। इफ प्रॉपर्टी स्पैन्स मल्टीपल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, फाइल इन एनी ऑफ दोज कोर्ट वेयर अ पोर्शन इज लोकेटेड, कहीं पर भी फाइल कर सकते हो जहां पे तुम्हारा प्रॉपर्टी का पोर्शन लोकेटेड है। ठीक है, इफ द कोर्ट कैन हैंडल द एंटायर क्लेम वैल्यू, ऑब्वियसली एंटायर क्लेम वैल्यू अगर वो कोर्ट हैंडल कर पाए तो ठीक है। ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना ब्रैकेट में, इसको इग्नोर कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा, जब तुम लॉ पढ़ने जाते हो ना तब तुमको ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें जो है याद करनी होती है। तुमको याद यहाँ तक ही करना है, तुमको याद यहाँ तक ही करना है, सिंपल बात, कि प्रॉपर्टी अगर मल्टीपल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है तो तुम किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन के अंदर तुम्हारा वो घर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो आगे देखेंगे हम लोग। देखो फिर आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 देखो क्या, सेक्शन 18 अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन। अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन को के बारे में सिर्फ तुमको ये याद रखना है कि अगर तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारा जो ये प्रॉपर्टी है ये किसके जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, कौन से कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, तो तुम कोई भी नियरेस्ट कोर्ट में चले जाओ और उस कोर्ट को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ सच में पता नहीं लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी का जुरिस्डिक्शन कौन से वाले कोर्ट में है। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको देखो, पढ़ो। इफ इट इज अनक्लियर विच कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन, एनी ऑफ द पोटेंशियल कोर्ट में चले जाओ, किसी भी पोटेंशियल कोर्ट में चले जाओ, कैन बी प्रोसीड इफ इट रिकॉर्ड्स इट्स सेटिस्फैक्शन अबाउट द अनसर्टेनिटी। इफ इट रिकॉर्ड्स इट्स सेटिस्फैक्शन अबाउट द अनसर्टेनिटी, इसका मतलब ये होता है कि तुम किसी भी कोर्ट में जा रहे हो उस कोर्ट को एक्सेप्ट करना होगा, रिकॉर्ड करके रखना होगा कि हाँ ये बहुत अनसर्टेन है कि ये जो प्रॉपर्टी है कौन से कोर्ट में जा रहा है, इसलिए मैं ये हमारे कोर्ट में आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या है, समझ में आ रहा है? चलो, अब ऐसा नहीं है कि तुम पकड़ ले कलकत्ता में तुम्हारा प्रॉपर्टी है, तुम महाराष्ट्र में जाके फाइल करो, ऐसा नहीं। कलकत्ता में तो कलकत्ता के किसी कोर्ट में चले जाओ, है ना? कलकत्ता में एक कोर्ट थोड़ी ना है, बहुत सारे कोर्ट्स है। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो सेक्शन 9 रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे गाड़ी, कार वगैरह वगैरह, ठीक है, या तो रॉन्ग टू पर्सन। अब देखो तुम कहाँ पे जा सकते हो अगर तुम रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सन मतलब इंसान, या फिर तुम्हारे व्हीकल, या तो तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारे व्हीकल के साथ पकड़ लो कोई गड़बड़ हुआ है, तो तुम कहाँ पे केस कर सकते हो? तुम वहां पे केस कर सकते हो जहां पे वो डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा हो। डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा हो, इसका मतलब क्या होता है कि जिसके अगेंस्ट, इसका मतलब ये कि जिसके अगेंस्ट तुम केस कर रहे हो, ठीक है, वो जहां पे रहता हो वहां पे जाके तुम केस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वो रहता हो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जाके तुम केस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर पकड़ लो व्हीकल से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो व्हीकल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, तो वहां पे जाके तुम केस कर दो। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो और एक चीज तुमको बताता हूं मैं कि या तो तुम उसकी जगह पे जाके केस कर दो या फिर तुम वहां पे केस करो जहां पे वो गलत काम हुआ हो। पकड़ ले कलकत्ता में आया था महाराष्ट्र का बंदा, यहाँ पे वो गाड़ी ठोक दिया, ठीक है, तो रॉन्ग काम कहाँ पे हुआ है? कलकत्ता में हुआ है ना, गाड़ी ठुका गया है यहाँ पे। कलकत्ता में गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट से मीट किया तो एक्सीडेंट हो गया, तो गलती था महाराष्ट्र वाला बंदे का। तो जहां पे वो रॉन्ग हुआ हो, जैसे कलकत्ता में एक्सीडेंट हुआ है, कलकत्ता में एक्सीडेंट हो तो यहां पर भी तुम केस कर सकते हो। सिंपल बात, वहां पे करो जहां पे वो डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा हो, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, या फिर वहां पे करो जहां पे वो गलत काम हुआ हो। चलो देखो इसको पढ़ो। फाइल ईदर वेयर द रॉन्ग वाज डन और वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स वर्क्स। प्लेंटिफ्स का चॉइस है, ये प्लेंटिफ का पूरा चॉइस रहता है। किसका चॉइस रहता है? प्लेंटिफ का चॉइस रहता है भैया। ठीक है, सेक्शन 20 क्या कहता है? देखो अच्छे से, सेक्शन 20 कहता है फॉर ऑल अदर सूट्स फाइल वेयर, मतलब बाकी सूट्स के लिए कहाँ पे फाइल करना है। सिंपल चीज देखो, अदर सूट्स कवर करता है ये रेसिडुअरी प्रोविजन। द डिफेंडेंट रेसाइड्स कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स और गेन, मतलब जहां पे डिफेंडेंट है वहां पे तुम करो केस। द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस होली और इन पार्ट, मतलब कहां पे कॉज ऑफ एक्शन, गलत काम कहां पे हुआ है वहां पर भी तुम केस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेशन डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स प्रिंसिपल ऑफिस और इफ इट कॉजेस cause of action arises elsewhere and it has a subordinate office there, then at that place too। देखो सिंपल चीज देखो, पकड़ लो कॉर्पोरेट है, कंपनी है,
कंपनी के अगेंस्ट तुमको केस करना है तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर है उस एरिया में जाके तुमको पकड़ ले, महाराष्ट्र में है तो वहां पे जाके तुमको केस करना है, सिंपल बात। ठीक, इसके ऊपर का मैं तुमको बताता हूँ। पकड़ ले, इस कंपनी का ब्रांच ऑफिस है कलकत्ता में, ठीक है, और रजिस्टर्ड ऑफिस है तुम्हारा मैंगलोर में, ठीक है, तो मतलब ये बेंगलुरु यहाँ पर है, ठीक है। तो तुम ब्रांच ऑफिस कलकत्ता में ना, तो तुम्हारे साथ गलत काम कलकत्ता में हो तो तुम कलकत्ता में भी तुम केस कर सकते हो इसके अगेंस्ट। क्या समझ में, क्योंकि ब्रांच ऑफिस है वहाँ पे, ठीक है, आराम से केस कर सकते हो। तो कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए बंदे हैं वहाँ पे, सिंपल चीज। Parties can agree by contract to vest jurisdiction in one specific court among multiple competent courts, ठीक है। अब दोनों पार्टी, जैसे कि ये तुम्हारा डिफेंडेंट है और ये तुम्हारा प्लेंटिव है, प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट मिलके भी अग्रीमेंट कर सकती है, भैया मेरी जुरिस्डिक्शन में भी हो सकता है केस, तेरे जुरिस्डिक्शन में भी हो सकता है केस, दोनों जन एग्री कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन को चूज कर लेते हैं हमारा केस को निपटाने के लिए। क्या है समझ में आ रहा है? तो ये दोनों अग्री भी कर सकते हैं। चलो आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है। अब आता है सेट ऑफ काउंटर क्लेम। ये मतलब अनगिनत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। अनगिनत बार समझ में आता है? अनगिनत का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनगिनत मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल टाइम्स इट हैज बीन अपीयर्ड इन योर एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस टर्म्स। अब देखो, लीगल सेट ऑफ, एक होता है लीगल सेट ऑफ, दूसरा होता है तुम्हारा लीगल सेट ऑफ कहो तो सेट, या तो सेट ऑफ कहो, एक ही बात है। सेट ऑफ काउंटर क्लेम, देखो फिर से बता, देखो एक है सेट ऑफ, दूसरा है काउंटर क्लेम, तीसरा है इक्विटेबल सेट ऑफ, तीनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो इसमें हमेशा याद रखना, एक रहता है प्लेंटिव, एक रहता है डिफेंडेंट, एक रहता है प्लेंटिव, एक रहता है क्या, डिफेंडेंट, ठीक है, एक रहता है प्लेंटिव, दूसरा रहता है डिफेंडेंट, ठीक है। देखो अब इसको एक बार मैं रीड कराऊंगा सो दैट तुमको तुम्हारा प्रोविजंस प्रॉपर्ली आ जाए। एक बार पढ़ लो, उसके बाद मैं इसको इंटरप्रेट करके तुमको समझा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। डिफेंडेंट क्लेम्स टू एडजस्ट ए डेट ओन्ड बाय द प्लेंटिव टू देम, ठीक। कंडीशन क्या है, ये तो समझ में तेरे को कुछ नहीं आया होगा, या फिर थोड़ा बहुत आया होगा? हाँ थोड़ा बहुत आया ना, तो उसको रख दिमाग में, पहले कंडीशंस देखेंगे, ठीक है। सूट इज फॉर रिकवरी ऑफ मनी, डिफेंडेंट क्लेम्स मस्ट बी फॉर एन असर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी, सम मस्ट बी लीगली रिकवरेबल, मस्ट बी रिकवरेबल फ्रॉम द प्लेंटिव, प्लेंटिव्स मस्ट फिल द सेम कैरेक्टर, मस्ट नॉट एक्सीड कोर्ट्स pecuniary limit, claimed in the written statement at the first hearing, effect like a cross suit, कोर्ट गिव्स वन फाइनल जजमेंट ऑन बोथ क्लेम। सिंपल, देखो तुमको समझाता हूं। डिफेंडेंट खुद क्लेम कर रहा है कि एडजस्ट करो भैया डेट को, ओन्ड बाय द प्लेंटिव टू देम, एडजस्टमेंट करना, एडजस्टमेंट ऑफ द डेट, एडजस्टमेंट ऑफ द डेट ये होता है सेट ऑफ करना, ठीक है। देखो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मजेदार बहुत ही ज्यादा मजेदार, ठीक है। एक होता है सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ, ये है प्लेंटिफ जिसने केस किया, ये है डिफेंडेंट जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। इसमें होता क्या है कि प्लेंटिफ ने मांगा 15,000 रुपए का, 15,000 रुपए का केस है। मतलब प्लेंटिफ जो है, ये जो प्लेंटिफ है, ये 15,000 रुपए डिफेंडेंट से पाता है, मतलब ठीक है ना, मतलब डिफेंडेंट को देना है 15,000 रुपए प्लेंटिफ को, तो इससे रिलेटेड केस है। प्लेंटिफ ने 15,000 रुपए उधार दिया डिफेंडेंट को, और डिफेंडेंट जो है, इसलिए डिफेंडेंट रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए केस कर दिया प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट, सिंपल बात, ठीक। जब कोर्ट में गया केस तो डिफेंडेंट क्या कहता है कि सर रुको, 15,000 का जो उसने केस किया, मैंने भी तो इसको 10,000 का डेट दिया था, मैंने भी तो इसको 10,000 का डेट दिया था, तो इसको सेट ऑफ करो, इसको सेट ऑफ करो, इसको क्या करो, सेट ऑफ करो, ठीक है। तो टोटल डेट कितना पाएगा प्लेंटिफ फ्रॉम डी? 5,000 है ना, 10,000 रुपए कट गया, तो इसको कहा जाता है सेट ऑफ करना। तू मेरे से पाता है, मैं भी तेरे से पाता हूं, समझ में आ रहा है ना, इसको कहा जाता है सेट ऑफ कर दे, ठीक। अब पकड़ ले, इसी सिचुएशन में अगर प्लेंटिफ ने केस किया 15,000 रुपए के लिए, डिफेंडेंट ने कहा अबे भोंदूलाल, मैं तो 20,000 रुपए पाता हूं तुझसे, मैंने तो तेरे को 20,000 रुपए का जो है तेरे को लोन दिया था, तेरे को डेट दिया था,
ठीक है, 20,000 रुपए का, तू भूल गया, इसको कहा जाता है काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम जब डिफेंडेंट का अमाउंट जो है प्लेंटिफ के अमाउंट से ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? जब डिफेंडेंट का अमाउंट प्लेंटिफ के अमाउंट से ज्यादा हो, और जब प्लेंटिफ का अमाउंट डिफेंडेंट के अमाउंट से ज्यादा हो, वो सेट ऑफ होता है। लास्ट में आता है, लास्ट एक बताओ क्या है? इक्विटेबल सेट ऑफ। उसमें क्या होता है? इक्विटेबल सेट ऑफ। बताओ, तुमको पता है इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या होता है? इक्विटेबल सेट ऑफ में ये होता है कि दोनों का 15,000 रुपए का जो है इक्वल अमाउंट का लेन देन होता है। इसको कहा जाता है इक्विटेबल सेट ऑफ, कोर्ट द्वारा किया जाता है। क्या? इक्विटेबल सेट ऑफ। प्लेंटिफ भी डी से 15,000 रुपये पाता है, एंड डी भी प्लेंटिफ से जो है 15,000 रुपये का डेट दे रखा है, पाता हो इससे, तो ये क्या हो जाता है बताओ? इक्विटेबल। इक्विटेबल, इक्वल सेट ऑफ, इसको कहा जाता है इक्विटेबल सेट ऑफ। ठीक है, इक्विटेबल सेट ऑफ। तीनों समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, अब पढ़ो तो तुमको समझ में आएगा चीजें। ठीक है, इसको पढ़ो अब। डिफेंडेंट ने क्लेम किया कि एडजस्ट करो भैया डेट को, क्योंकि मैं भी तो पाता हूं प्लेंटिफ से। ठीक है, कंडीशन क्या है? सूट इज फॉर रिकवरी ऑफ मनी, ऑब्वियसली मनी रिकवर करने के लिए। डिफेंडेंट क्लेम मस्ट बी फॉर एन असर्टेन फिक्स्ड सम। फिक्स सम है ना, डिफेंडेंट यहाँ पे 10,000 रुपये पाता है, 10,000 रुपये पाता है। ठीक है, ये है सेट ऑफ हम लोग देख रहे हैं, तो एक फिक्स्ड सम है, ऐसा नहीं कि अनसर्टेन है, सर्टेन है। ठीक है, उसके बाद मस्ट बी लीगली रिकवरेबल होना चाहिए, मस्ट बी रिकवरेबल फ्रॉम द प्लेंटिफ, ऑब्वियसली रिकवरेबल होना चाहिए फ्रॉम द प्लेंटिफ। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मन घड़न बना रहा हो स्टोरी, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टीज मस्ट फील द सेम कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर फील करना है। सेम कैरेक्टर का फील करने का मतलब ये होता है कि इसने भी इसको दिया है, उसने भी इसको दिया है। समझ में आ रहा है? याद रखियो। उसके बाद मस्ट नॉट एक्सीड कोर्ट पिक्यूनरी लिमिट। पकड़ ले, कोर्ट का पिक्यूनरी लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोर्ट का जजमेंट जो है ना वो एक मॉनेटरी लिमिट से डिसाइड होता है। कि लोअर कोर्ट जो है ना, पकड़ ले, लोअर कोर्ट जो है 1 लाख रुपए तक का केस देख सकते हैं, ऐसे भी कोर्ट्स है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो पकड़ ले, तुम्हारा लेन देन पकड़ करोड़ों में अगर है तो तुम उस कोर्ट में जाओगे कैसे? दूसरे कोर्ट में, हायर कोर्ट में जाना होगा। तो मस्ट नॉट एक्सीड कोर्ट का पिक्यूनरी लिमिट, इस बात का ध्यान रखना है, सिंपल बात। ठीक है, क्लेम जो है रिटन स्टेटमेंट में फर्स्ट हियरिंग में तुमको बताना है कि हाँ सर, डिफेंडेंट बताएगा कि हाँ सर मैं भी क्लेम करता हूँ इससे। ठीक है, लाइक अ क्रॉस सूट। क्रॉस सूट जैसे फाइल कर दे कि मतलब प्लेंटिफ ने मांगा कुछ और डिफेंडेंट ने क्रॉस में उसने भी मांगा कि भैया मैं भी तो 10,000 रुपये पाता हूँ तुमसे, तो इसको सेट ऑफ कर दो। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज़ है ना, कंडीशंस ये सेम रहेगा फॉर ऑल द 3। इसको तुमको रीड करना है, बाकी मैं तुमको ये वाला लाइन अच्छे से करा दूंगा, और बाकी ये जो है सेम रहेगा सबके लिए। ठीक है, थोड़ा हल्का हल्का चेंज होके। काउंटर क्लेम में क्या होता है? देखो काउंटर क्लेम में क्या होता है? डिफेंडेंट का इंडिपेंडेंट क्लेम होता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ रेस्ड इन द सेम सूट में क्लेम करता है। ठीक है, कैन बी फॉर एनी राइट और क्लेम, ऑब्वियसली cause of action for counterclaim may arise before defendant files defense, time limit expires, must be within court's pecuniary limit, broader than set off, can arise from a different transaction, दूसरे ट्रांजैक्शन से अराइज हो सकता है। ये दूसरे ट्रांजैक्शन से अराइज होने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं तेरे को समझाता हूँ। मैंने बैंक से लोन लिया, कितने का लोन लिया? मैंने 1 करोड़ का लोन लिया बैंक से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो बैंक मेरे से कितना पैसा पाता है? 1 करोड़ रुपीज़। लेकिन जब बैंक मेरे से 1 करोड़ रुपीज़ पाता हो ना, बैंक ने मेरा डैमेज कर दिया, बहुत अच्छा खासा डैमेज। पकड़ ले, ये जो 1 करोड़ ये डिसबर्स ही नहीं किया, और मेरा प्रोजेक्ट जो है वो हैंग कर गया, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बैंक डिसबर्स नहीं कर पाया पूरा का पूरा 1 करोड़, और फिर वो 1 करोड़ का क्लेम कर रहा है। कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन पकड़ लो, समझ में आ रहा है कि डैमेज हो गया, जिसको बैंक ने 1 करोड़ का लोन दिया ना, उसी को डैमेज हो गया। पकड़ ले, 1 करोड़ 50 लाख का डैमेज हो गया। ठीक है, जो उसका प्रोजेक्ट का वैल्यू है वो उसका डैमेज हो गया। तो देखा जाए तो बैंक प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट कौन है? जिसने लोन लिया है। बैंक ने केस किया इसके ऊपर, और डिफेंडेंट ने वापस कोर्ट में बता दिया भैया मैं काउंटर क्लेम दे रहा हूँ क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो दोनों अलग ट्रांजैक्शन है। बैंक जो है लोन देना ये अलग ट्रांजैक्शन है, और इसको डैमेज होना ये अलग ट्रांजैक्शन है। तो कैन अराइज फ्रॉम अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन। ये जो ब्रॉडर देन सेट ऑफ है, ऑब्वियसली सेट ऑफ से बड़ा है। ठीक है,
सुनो, यहाँ पे तुमको लिखना क्या है, तुमको एक्स्ट्रा लिखना है कुछ, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में तुम्हारा है सफिशिएंट नहीं है एग्जामिनर को समझाने के लिए, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे तुमको एग्जाम्पल समझाया था ना, ये एग्जाम्पल तुमको एग्जैक्टली चिपकाना है, याद रखियो। क्या ये तुम याद रख पाओगे, बता दो सच में, हाँ जी बता दो, याद रख पाओगे ये एग्जाम्पल, याद रख पाओगे, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करो, मैं एक एग्जाम्पल तुमको बताता हूँ, ठीक है, काउंटर क्लेम के लिए। ये एग्जाम्पल तुम लिख लो और एग्जामिनेशन में यही एग्जाम्पल तुमको लिखना है, ठीक है। मैं डिक्टेट करूंगा, फटाफट हो जाएगा, मैं लिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। डिक्टेट कर रहा हूँ, तुम पेन पेंसिल लेके काउंटर क्लेम के सामने लिख दो। लिखो कि अ बैंक सूज अ कस्टमर फॉर 5 लाख रुपीज इन अनपेड डेट। ये लिखो सबसे पहले, अ बैंक sue a customer for 5 lakh rupees in unpaid debt। लिखा। The customer counter claims sue back, ब्रैकेट में लिखो sues back, sue माना शू वाला शू नहीं, sue SUES, sues back, ये ब्रैकेट में लिख दो sues back, काउंटर क्लेम के ब्रैकेट में लिख दो बाजू में sues back, ठीक है। तो लिखो द कस्टमर काउंटर क्लेम्स ब्रैकेट में sues back फॉर 10 लाख रुपीज इन डैमेज। क्या बताओ, 10 लाख रुपीज इन डैमेज, ठीक है। उसके बाद एक कॉमा दो, लिखो अलीजिंग द बैंक कमिटेड फ्रॉड इन प्रोक्यूरिंग द डेट। बोलो, द बैंक कमिटेड फ्रॉड इन प्रोक्यूरिंग द डेट, ये भी तुम लिखो। अलीजिंग द बैंक कमिटेड फ्रॉड इन प्रोक्यूरिंग द डेट, मतलब बैंक जब ये 5 लाख रुपए प्रोक्योर कर रहा था, ठीक है, प्रोक्योर कर रहा था, जिसने पैसा लिया है, तब बैंक ने फ्रॉड वगैरह किया है, ठीक है। पकड़ ले, घर से बाइक उठा के लेकर गए, गहने उठा के लेकर गए, इस प्रकार का फ्रॉड वगैरह कुछ किया है, 10 लाख का नुकसान कर दिया, दिया 5 लाख का लोन और नुकसान कर दिया 10 लाख का। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, हाँ जी। काउंटर क्लेम का तुम एक डेफिनेशन भी लिख दो, अ काउंटर क्लेम इज अ क्रॉस एक्शन। अच्छा, ये तो वीडियो है, लाइव क्लास नहीं है, तो आराम से जो है फिजिकल क्लास नहीं है, तो मैं सीधा बताता हूँ पूरा का पूरा, तुम वीडियो पॉज करके लिख लेना अच्छे से, ठीक है। अ काउंटर क्लेम इज अ क्रॉस एक्शन दैट फंक्शंस लाइक ए सेपरेट लॉ सूट फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ विद इन द सेम प्रोसीडिंग। याद रखना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तुमको कि दैट फंक्शंस लाइक ए सेपरेट लॉ सूट, मतलब ये सेपरेट लॉ सूट वैसे है नहीं, लेकिन उसका फंक्शन ऐसा है कि ये सेपरेट लॉ सूट है। क्यों ये मैंने ये तुमको बताया, क्योंकि ये प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को केस किया और डिफेंडेंट ने उल्टा काउंटर क्लेम कर दिया, तो ये एक प्रकार का एक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन से तुम्हारा सेपरेट लॉ सूट आ रहा है, इस प्रकार का, ठीक है। एक ही ट्रांजैक्शन में होता है ये, लेकिन फिर भी बताने के लिए तुम लिख सकते हो कि a counter claim is a cross action that functions like a separate lawsuit filed by the defendant against the plaintiff within the same proceedings। लिख दिए, समझ में आ रहा है, लिख दिए, चलो ठीक, चलो ये हो चुका है, ओके। अब हम लोग करेंगे इक्विटेबल सेट ऑफ। इक्विटेबल सेट ऑफ में मैंने तुमको समझाया था कि दोनों का वैल्यू इक्वल रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है इक्विटेबल सेट ऑफ। तो ये तुम बना के भी लिख सकते हो एग्जामिनेशन में, व्हाट इज इक्विटेबल सेट ऑफ, तुम लिख दो वेयर द प्लेंटिफ क्लेम्स एन अमाउंट फ्रॉम द डिफेंडेंट एंड द डिफेंडेंट क्लेम्स बैक द इक्वल अमाउंट, इट इज कॉल्ड इक्विटेबल सेट ऑफ। काउंटर क्लेम में तुम इंग्लिश में बना के लिख दो सिंपल वर्ड में, व्हेन द प्लेंटिफ क्लेम्स फाइल्स अ सूट क्लेमिंग एन अमाउंट फ्रॉम द डिफेंडेंट एंड द डिफेंडेंट काउंटर क्लेम्स अ लार्जर अमाउंट देन द प्लेंटिफ, इट इज कॉल्ड काउंटर क्लेम। फिर एक सेट ऑफ तो तुमको बता दिया मैंने, इक्विटेबल सेट ऑफ समझ में आ चुका है। तो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तुम लिखो, अच्छे से लिखो। नोट्स तो मैं तुमको यही नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ये जो नोट्स दिख रहा है यही प्रोवाइड करूंगा, इसके आसपास लिख देना है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इक्विटेबल सेट ऑफ क्या है, ठीक है, ये सेम है, ऊपर में जो है वही है, इसका डेफिनेशन मेरे को दिख नहीं रहा, मैंने जो डेफिनेशन बताया है उसी को लिख लेना है, ठीक है। यहां से करो, can be claimed even for an uncertain sum if it arises from the same transaction as the plaintiff's claim. Based on cross demand from the same transaction, courts has the discretion to allow it. Equitable set-off is a different form of legal set-off, independent of CPC, arises from the same transaction, court का discretion के ऊपर ये allow होता है। क्या है समझ में आ रहा है? इक्विटेबल सेट ऑफ का तुमको मैं वैसे एक तो मैंने तुमको बताया है, वो भी तुम लिख सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, दूसरा थोड़ा मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बता देता हूं, तुम लिख लो फटाफट इक्विटेबल सेट ऑफ का, लिख लो फटाफट।
एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, डेफिनेशन बताया, एग्जाम्पल लिखो। अ कॉन्ट्रैक्टर सूज एन एम्प्लॉयर फॉर 1 लाख रुपीज इन अनपेड कंस्ट्रक्शन फीस। लिखो, unpaid construction fees. The employer claims an equitable set off for damages caused by the contractor's defective work. सिंपल चीज, यहाँ पे तुमको क्या लिखना है कि कॉन्ट्रैक्टर एंड एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर नहीं डिफेंडेंट लिख दे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ने केस कर दिया डिफेंडेंट के ऊपर, कहा कि 1 लाख रुपए तक का फीस नहीं दिया है डिफेंडेंट ने, और डिफेंडेंट ने इसको रिटर्न बताया कि भैया इक्विटेबल सेट ऑफ करते हैं क्योंकि तूने जो काम किया है वो डिफेक्टिव काम है, डिफेक्टिव वर्क है, 1 लाख रुपए तक का डिफेक्टिव वर्क तूने किया है, ठीक है। ये अनसर्टेन भी हो सकता है ना, अब कितना डिफेक्टिव काम किया है ये तुम पैसों से कैसे तोलोगे जब तक कि ना वो डिफेक्टिव आइटम जो है इसका कोई वैल्यू हो, है ना। काम उल्टा सीधा किया है तो इसका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अनसर्टेन भी हो सकता है, अनअसर्टेन भी हो सकता है, अनअसर्टेन सम, ठीक है। कैन क्लेम्ड इवन फॉर अनअसर्टेन सम, ठीक है। ये असर्टेन नहीं है, लेकिन सेट ऑफ में तो असर्टेन था ना, सेट ऑफ में तो पूरा असर्टेन था, ये असर्टेन था, है ना। लेकिन यहाँ पे अनअसर्टेन है क्योंकि यहाँ पे जो डिफेंडेंट कह रहा है ना, डिफेंडेंट कौन है, डिफेंडेंट है वो इंसान जिसने कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया। डिफेंडेंट कह रहा है कि तुमने उल्टा सीधा काम किया है, ठीक है, ये सेट ऑफ कर लो, तुम इक्विटेबल सेट ऑफ कर लो, ना तुम मेरे से पाते हो ना मैं तेरे से पाता हूँ। समझ में आ रहा है ये? अब ये डिसाइड तो कोर्ट ही करेगा। क्या है समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल दे के भरा के आ जाओ एग्जामिनेशन में, बहुत ज़्यादा ही मार्क मिलने वाला है तुमको, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से हो चुका है। अब हम जाएंगे इंजंक्शंस के ऊपर। टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, ये कुछ ऑर्डर्स है जो कोर्ट द्वारा पास किया जाता है, ठीक है। पहला होता है टेम्पररी इंजंक्शन, फिर आता है हमारा कहा गया इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। क्या बताओ? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। टेम्पररी इंजंक्शन क्या है? देखो, अ कोर्ट ऑर्डर्स प्रोहिबिटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग ए स्पेसिफिक एक्ट temporarily until the suit is decided, until the suit is decided, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे एग्जांपल है कि नहीं। अच्छा, कब कब ये कोर्ट ग्रांट करेगा इन सारे सिचुएशन में, तो ये इससे अच्छा एग्जांपल तो कुछ हो ही नहीं सकते, इन एग्जांपल्स को लिख देना है, ठीक है। अब तुमको मैं बताता हूँ, एक एक करके देखते फटाफट। प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इज इन डेंजर, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है वो डेंजर में है। पकड़ ले, कोई एक इंसान, कोई एक पार्टी प्रॉपर्टी को वो वैंडलाइज करने पे तुला हुआ है, ठीक है, बुलडोजर लाके ना तोड़ देगा उस प्रॉपर्टी को, तो केस तो कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट क्या ऑर्डर देता है? कोर्ट देता है टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर पास करता है, कहता है दोनों पार्टी को कि घर कोई नहीं तोड़ेगा जब तक कि ना जजमेंट आ जाए। समझ में आ चुका है? प्रॉपर्टी डैमेज समझ में आ चुका है। फिर देखो, डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू रिमूव डिस्पोज द प्रॉपर्टी टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, ठीक है। जो डिफेंडेंट है, समझ में आ रहा है? डिफेंडेंट कौन है? यहाँ पे क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स का मतलब कौन? पकड़ ले, ये है ए, ये है बी। ए है क्रेडिटर, बी है डिफेंडेंट, ठीक है। ए ने कोई प्रॉपर्टी दिया होगा डिफेंडेंट को, बाइक वगैरह, कार वगैरह, रेंटल वगैरह, ठीक है, रेंटल में दिया होगा, ठीक है। तो डिफेंडेंट थ्रेट करता है, किसको थ्रेट करता है? क्रेडिटर को, जिसने क्रेडिट पे दिया है इसको बाइक या फिर कार, जो कुछ भी है, कि वो रिमूव कर देगा, डिस्पोज कर देगा उस प्रॉपर्टी को, कार को तोड़ देगा, वैंडलाइज कर देगा फॉर एग्जांपल। क्या ये समझ में आ रहा है? सो दैट क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड कर पाए। कार नहीं रहेगा तो क्रेडिटर्स कहाँ से क्लेम करेंगे फॉर एग्जाम्पल। क्या ये समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोज ऑफ प्लेंटिफ, डिस्पोजेस प्लेंटिफ और कॉज इंजरी रिगार्डिंग डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। वो सेम चीज़ है, बार बार रिपीट हो रहा है। रिलेटेड प्रॉपर्टी को जो है डिस्पोज कर देगा, ठीक है, या फिर इंजरी कॉज कर देगा प्रॉपर्टी को। तो जिस टाइम पे कोर्ट, सिंपल भाषा में समझो, जिस टाइम पे कोर्ट को लगे कि भैया जो सब्जेक्ट मैटर है वो डैमेज हो सकता है, तो कोर्ट पास करता है टेम्पररी इंजंक्शन उस डैमेज को रोकने के लिए। अब कोई भी पार्टी जो है इसका सर घूम के जो है उसका दिमाग खराब हो के वो प्रॉपर्टी को वैंडलाइज करने पे तुला हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो उस टाइम जो है कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन पास करता है। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर क्या होता है? देखो अच्छे से, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर जितना करवाया है उतना काफ़ी है, इतना ही रीड करो तुम, ठीक है। अच्छा, इसको रीड करना है घर पे, ये नॉर्मल रीड करना है। अब एक दो बच्चे कहेंगे सर रीड मत कराओ ना, सर आपने ये नहीं करवाया, सर ये मिस कर दिया, सर आपने, सर आप बहुत बुरे हो, सर आपने मिस कर दिया, सर आप नहीं कराते पूरा का पूरा।
तो मेरे प्यारे बच्चे, शकुनी मामा याद है उसका, क्या कहते हैं इसको महाभारत में, शकुनी मामा, है ना, कैसे कहता है डायलॉग, मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे तो कुछ कहता था वो, मैं भूल गया। ठीक है, बात ऐसा है कि कुछ तो तेरे को घर पे रीड करना है। ABCD जब पढ़ाते टीचर तो घर में जाके तुमको EFG रीड करने के लिए नहीं कहते क्या टीचर, कर लेंगे हम लोग। तो EFG तेरे को मैं EFG दे रहा हूँ, देख EFG, चल एज भी कर ले। ठीक, एज में तो कुछ है ही नहीं। दलत कुमार केस लेज डाउन दिस 3 प्रिंसिपल, ये तो केस लॉ है, इसको याद कर लेना है कि इस वाले कंडीशन में टेम्पोररी इंजंक्शन में कौन सा केस लॉ तुमको लिखना है। टेम्पोररी इंजंक्शन का पकड़ ले, क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वहां पे लिख देना रिलेटेड केस लॉ करके लिख के भैया इसका नाम चिपका देना है, दलपत कुमार केस लॉ। ठीक है, इसने ये 3 प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया। पहला 3 प्रिंसिपल क्या है, प्राइमा फेसी केस, अ सीरियस क्वेश्चन टू बी ट्राइड, लाइकली चांस ऑफ सक्सेस। ठीक है, नॉट प्रूफ जस्ट आर्ग्यूएबल केस, अ सीरियस क्वेश्चन मतलब सीरियस मैटर है। इरिपेरेबल इंजरी, हार्म दैट कैनॉट बी एडिक्वेटली कंपेंसेटेड बाय मनी, ऐसा हार्म करने पे तुला हो, घर को जलाने पे तुला हो, जो पैसे देकर भी वो रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, फिर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस टू प्लेंटिफ इफ इंजंक्शन रिफ्यूज्ड आउटवेज इनकन्वीनियंस टू डिफेंडेंट इफ ग्रांटेड। देख सिंपल चीज ये है, ये जो तुम्हारा टेम्पररी इंजंक्शन पास करेगा ना, इसमें हमेशा याद रखना कि तभी पास करेगा, ये कब पास किया जाता है, तभी पास करेगा जब दोनों इक्वली बेनिफिट कर रहे हो इस चीज़ से। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इंजंक्शन पास किया और प्लेंटिफ को फ़ायदा हो गया एंड डिफेंडेंट को नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वली दोनों को प्रॉफिटेबल होना चाहिए, इस तब जाके ये क्या है, कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग है ना, कि कब ग्रांट किया जाएगा। अगर दोनों में से किसी को भी हार्म हो रहा है टेम्पररी इंजंक्शन पास करने से, तो कोर्ट पास नहीं करेगा। दोनों को प्रॉफिट होना चाहिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। ठीक है, क्या समझ में, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। देख मैंने होमवर्क देकर भी तेरे को करवा दिया है। चलो आगे देखो, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का मतलब सिंपल चीज याद रखना, कोई भी ऐसा सामान जो जल्दी डीके हो जाएगा, डीके, जैसे कि ट्रक में लेकर आ रहे हो अंगूर, ANGUR, अंगूर लेकर आ रहे हैं, ट्रक में अंगूर लेकर आ रहे हैं, तो इसको डैमेज होना, 1 हफ्ते में डैमेज हो जाएगा ये अंगूर। ठीक है, इसी से रिलेटेड केस चल रहा है, इस ट्रक से रिलेटेड, इसके गुड से रिलेटेड केस चल रहा है। तो कोर्ट क्या करेगा, इस पूरे ग्रेप्स को बेच देगा, सेल कर देगा, और जो भी पैसा मिलेगा वो रख लेगा कोर्ट के पास जब तक कि ना जजमेंट आ जाए। जब जजमेंट आ जाएगा, जिसके बेनिफिट पे वो जजमेंट आएगा उसको ये पैसा दे दिया जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अब देख, ऑर्डर में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए सूट बिफोर फाइनल जजमेंट से पहले इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पास किया जाता है। इंटरियम सेल होता है, ये क्या होता है, ऑर्डर टू सेल मूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट विच इज पेरिशेबल इन नेचर, विच इज पेरिशेबल एंड क्विकली, पेरिशेबल इन नेचर लिख दे भाई, इतना ही काफ़ी है। पेरिशेबल इन नेचर और डीके क्विकली, मतलब वही पेरिशेबल का मतलब क्या होता है कि जल्दी सड़ जाता है। ठीक है, जैसे ये एप्पल मैंने ड्रॉ कर रखा है। ठीक, उसके बाद देखो, detention, prevention, inspection, order to detain, preserve or inspect property, allow entry to land, building, take samples, conduct experiment करेंगे, देखेंगे कि यार ये डीके होगा कि नहीं, कितना टाइम ही चलेगा। फिर deposit of money, if a party admits holding money, deliverable item as trustee or belonging to another party, court can order deposit in court or delivery। पकड़ ले, किसी भी money related matter है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इफ अ पार्टी एडमिट्स होल्डिंग मनी, कि मैं उसका पैसा मैं होल्ड करके रखा हूँ, इसी पैसे से रिलेटेड है, पूरा का पूरा झमेला हो रहा है, मैं उसका पैसा मैंने होल्ड करके रखा, ये एडमिट कर रहा है एक पार्टी। ठीक है, तो कोर्ट क्या कहेगा कि वो पैसा तुम कोर्ट में जमा कर दो जब तक जजमेंट नहीं आता, सिंपल चीज। ठीक है, डिलीवरेबल, ये होल्डिंग मनी हो या फिर डिलीवरेबल आइटम हो, पकड़ ले कोई सामान ही वो एडमिट कर रहा है कि हाँ मेरे पास ही ये सामान, क्योंकि ये मेरा है। तो कोर्ट कहेगा कि देखो जब तक जजमेंट नहीं आता वो सामान तुम कोर्ट में जमा कर दो, जजमेंट आ जाएगा तुम्हारा होगा तो तुम लेकर चले जाना। ठीक है, एज ट्रस्टी, आइटम एज ट्रस्टी मतलब कोर्ट के पास रखना होता है, और बिलोंगिंग टू अनदर पार्टी, कोर्ट कैन ऑर्डर डिपॉजिट इन कोर्ट और डिलीवरी। ठीक है, तो पकड़ ले, देख 2 चीज है, ट्रस्टी एंड बिलोंगिंग टू अनदर पार्टी, दोनों एक सिंपल चीज है। ट्रस्टी मतलब कि तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी आया कैसे,
मतलब जो भी प्रॉपर्टी है, सामान है, ये तुम्हारे पास आया कैसे? सर मैं एज अ ट्रस्टी इसको होल्ड करके रखा हूँ, ये हो गया ट्रस्टी, ठीक है। बिलोंगिंग टू अनदर पार्टी, ये किसी दूसरे का ही है जो इसने होल्ड करके रखा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है बंदा, ठीक है, कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये किसी दूसरे का है, मैंने ये होल्ड करके रखा है। तो कोर्ट बोलेगा भैया देखो जमा कर दो, क्या कर दो, डिपॉजिट कर दो कोर्ट में, डिलीवरी कर दो कोर्ट में, जब जजमेंट आ जाएगा फिर लेके चले जाना। समझ में आ रहा है? ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर समझ में आ चुका है, ये लिख दो काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, कोर्ट क्या क्या ऑर्डर दे सकता है इन सारे सिचुएशन में? डिटेंशन, प्रिवेंशन, इंस्पेक्शन। सिंपल चीज, डिटेंशन का मतलब क्या होता है? डिटेन करके रख देना। प्रिजर्वेशन का मतलब कि संभाल के रखना उस चीज को, प्रिजर्व करके। एंड इंस्पेक्शन मतलब इंस्पेक्ट करना। सिंपल चीज, इसको तुम रीड करो घर पे, ठीक है, रीड करो, रीड करो। डिटेंशन का मतलब होता है रिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। ऑथराइजेस एंट्री इनटू लैंड, बिल्डिंग, ये क्या होता है? ये क्या होता है? इंस्पेक्शन करना हो गया है ना। फिर ऑथराइजेस टेकिंग सैंपल्स, इंस्पेक्शन करना, मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, ट्राइंग एक्सपेरिमेंट्स, तो ये सारे, ठीक है। अच्छा, सूट कहाँ पे फाइल होता है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन का मतलब ये नहीं स्कूल कॉलेज वगैरह वो वाला इंस्टीट्यूशन नहीं। इंस्टीट्यूशन मत यहाँ पे इसका मतलब होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ सूट, कि कैसे तुम सूट को फाइल करोगे, ठीक। सिंपल चीज, हाउ टू स्टार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, अ सूट बिगिंस बाय प्रेजेंटिंग ए प्लेंट टू द कोर्ट। तुमको कोर्ट लेकर जाना, एक प्लेंट लेकर जाना है। प्लेंट मतलब प्लेंटिव जो कंप्लेंट करता है वो, प्लेंट टू द कोर्ट। प्लेंट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है स्टेटिंग द प्लेंटिव का क्लेम। प्लेंट क्या होता है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे प्लेंटिव का क्लेम लिखा रहता है। मस्ट बी प्रेजेंटेड इन डुप्लीकेट, मस्ट कंटेन कंसाइज फैक्ट, प्लेंटिव रिलाइज ऑन फैक्ट, मस्ट बी प्रूव्ड बाय एन एफिडेविट, ठीक है। तो मैं हूँ प्लेंटिव, मैंने एक डॉक्यूमेंट पे लिख रखा है, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है बता दो, प्लेंट है उस डॉक्यूमेंट का नाम, ठीक है। वो सबमिट कर दूंगा मैं कोर्ट में, कोर्ट उसी के साथ साथ मैं वहाँ पे लिखूंगा कि मेरा फैक्ट्स क्या है, मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ, और मैंने जो ये सब कुछ बताया है ये सत्य है, इसलिए इसको आपको एक एफिडेविट भी अटैच कर देना होता है। एफिडेविट क्या होता है? एक कसम होता है कोर्ट पे कि मैं कसम खाता हूँ मैं जो कह रहा हूँ ये सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सही है, ट्रू है, ठीक है ना, ये डुप्लीकेट्स नहीं है, ठीक। एसेंशियल ऑफ ए सूट, कि सूट फाइल करने के एसेंशियल्स क्या है? ऑपोजिंग पार्टी होने चाहिए। अगर तुम्हारे ऑपोजिट में कोई पार्टी नहीं है, तुम किसके अगेंस्ट सूट फाइल करोगे? कॉज ऑफ एक्शन, कोई तो एक्शन होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, तुम क्यों सूट फाइल किए हो, रीजन के बिना सूट कैसे फाइल होगा? सब्जेक्ट मैटर, कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड रिलीफ क्लेम, कि तुम क्लेम कर रहे हो कुछ ना कुछ, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए कि पकड़ लो, मतलब वो इशू, वो डिस्प्यूट क्या है, वो है सब्जेक्ट मैटर। एंड रिलीफ क्लेम का मतलब है कि भैया तुमको अगर कुछ क्लेम करना ही नहीं है, तुम कोर्ट में जाओगे कैसे? इसलिए ये चार मैटर तुमको तुम्हारे पास होना चाहिए, ये सब अगर है तब जाके तुम्हारा सूट जो है फाइल हो पाता है। अगर पकड़ लो तुम कहते हो कि सर उसने मेरे ऊपर टॉर्चर किया लेकिन मेरे को उसको छोड़ देना है, कुछ करना नहीं है, अगर कुछ करना नहीं है तो कोर्ट में आए क्यों, है ना? तुमको रिलीफ चाहिए होगा तभी जाके तुम आए हो कोर्ट में, ये हो तो नेसेसरी है, ठीक है। वेन्यू, फाइल इन द लोएस्ट कंपिटेंट कोर्ट, सबसे पहले लोएस्ट कंपिटेंट कोर्ट पे फाइल करोगे, उसके बाद जब जजमेंट आ जाएगा, जजमेंट पसंद नहीं आया तो ऊपर कोर्ट में तुम क्या करोगे? अपील कर दोगे, ठीक। नेसेसरी पार्टी वर्सेस प्रॉपर पार्टी, देख नेसेसरी पार्टी एक होता है, प्रॉपर पार्टी दूसरा होता है। समझ इस चीज को, नेसेसरी पार्टी वो है कि समवन हुज प्रेजेंस इज एसेंशियल, जो वहां पे होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर पार्टी समवन हुज प्रेजेंस इज नॉट एसेंशियल बट डिलीवरेबल फॉर ए कंप्लीट एंड फाइनल डिसीजन ऑन ऑल रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला है नेसेसरी पार्टी, ठीक है। देख, टू पास इफेक्टिव डिग्री विदाउट हुम द सूट कैन नॉट बी डिसाइडेड। देख सिंपल चीज, देख नेसेसरी पार्टी वो इंसान है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेसेसरी पार्टी, ठीक है। क्योंकि नेसेसरी पार्टी नहीं है तो कोर्ट का जजमेंट, वो जजमेंट नहीं सुना सकते, नेसेसरी पार्टी को होना होगा। मतलब प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को फाइल किया तो डिफेंडेंट को वहां पे होना होगा, राइट। एक होता है प्रॉपर पार्टी, प्रॉपर पार्टी मतलब तीसरा इंसान जो रहेगा तब भी चलेगा, नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर रहे तो अच्छी बात है। देख यहाँ पे अच्छे से देख, नेसेसरी पार्टी कौन है? समवन हुज प्रेजेंस इज नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल। एसेंशियल नहीं है, नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन डिजायरेबल अगर हो तो अच्छी बात है, ठीक है। फॉर अ कंप्लीट एंड फाइनल डिसीजन ऑन ऑल रिलेटेड क्वेश्चंस, गुड टू हैव, यहाँ पे मस्ट हैव, तो याद रखना नेसेसरी पार्टी जिसके बिना कोर्ट जजमेंट नहीं सुना सकते, एंड प्रॉपर पार्टी वो जो होने से चलेगा, ठीक है, होने से अच्छा है। समझ में आ रहा है? तो यही बात है।
समझ में आ चुका है। अच्छा, नेसेसरी पार्टी, नाम सुनने में लगता है कि नेसेसरी पार्टी लीस्ट इंपॉर्टेंट है एंड प्रॉपर पार्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये नाम सुन के लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, उल्टा ही है इसका, ठीक है। फिर आता है जॉइंडर, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर। जॉइंडर, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर। एक होता है जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, फिर आता है मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज, ठीक है। मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग। कितना बचा है देखूं जरा। अपील्स करेंगे, जजमेंट डिक्री वगैरह ये तो हो ही चुका है, अपील करेंगे, रेफरेंस रिव्यू करेंगे, सूट बाय अगेंस्ट कॉर्पोरेशन, सूट बाय एंड माइनर करेंगे, उसके बाद खत्म दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। अब क्या देखने वाले हम लोग, जॉइंडर, मिस जॉइंडर पार्टीज। जॉइंडर मतलब कौन से पार्टीज, देखो जॉइंडर कौन होते हैं ये देखो। सबसे पहले जॉइंडर, ब्रिंगिंग मल्टीपल पार्टीज और कॉज ऑफ एक्शन टुगेदर इन वन सूट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं तुमको समझाता हूँ, ये है एक दुकान, मतलब एक लेन पकड़ ले, यहाँ पे मल्टीपल दुकान है, दुकान ए, दुकान बी, दुकान सी, दुकान डी, दुकान ई, ठीक है, दुकानी, ठीक है। अब इसका जो लैंड ओनर है, लैंड ओनर, उसने लीज पे दे रखा है इन सारे दुकान को, लीज पे दे रखा है इन सारे दुकान को, और ये इमीडिएटली आके लैंड ओनर कहता है कि दुकान खाली करो, अपने को यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाना है। ये रियल केस मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। हमारा ही एक दुकान था, वो हमने खरीदा हुआ था, ऐसा नहीं लीज पे नहीं था, हमारा ही था, लेकिन वो एक पुराना ज़माना का एक प्रकार का ना एक वो होता है, क्या कहते हैं, लैंड, हम लोग लैंड खरीद लेते हैं, लेकिन फिर भी मंथली एक अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे नाम पे ही रजिस्टर्ड है वो दुकान, तुम्हारे नाम पे वो लैंड है प्रॉपरली, लेकिन फिर भी तुमको ईयरली आई थिंक कुछ एक अमाउंट देना होता है, ठीक है। तो ये ओनर वाला जो है, ओनर तो मर गया, उसका जो लड़का है शातिर इंसान, वो आया, आके कह रहा है कि तुम्हारा दुकान सब खाली करो, हम लोग यहाँ पे मॉल बनाएंगे, मॉल के अंदर तुमको देंगे दुकान, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सारे सब पार्टी के अगेंस्ट में यहाँ पे कितने पार्टीज है, एक इंसान है ये वाला लैंड ओनर का बड़ा लड़का, और बाकी सारे पार्टीज ए बी सी डी ई एफ सब, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज है, यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज है, यहाँ पे सिंगल पार्टी है। तो जब मल्टीपल पार्टीज किसी एक कारणवश एक सूट को फाइल करने के लिए एक साथ आते हैं, उसको कहा जाता है जॉइंडर, ब्रिंगिंग मल्टीपल पार्टीज। क्या ये समझ में आ रहा है? जो मैंने एग्जाम्पल दिया है एग्जामिनेशन में वही एग्जाम्पल लिखना है, ये बकवास वाला एग्जाम्पल नहीं है, ये फैक्चुअल एग्जाम्पल्स है जो एग्जामिनेशन में तुम लिख के आ सकते हो। नॉन जॉइंडर मतलब, नॉन जॉइंडर वो है failing to include a necessary or proper party. Suit is not defeated merely by a non-jointer, misjoinder of parties. Court can proceed with the presence, but non-joinder of a necessary party is fatal to the suit. ये तुमको समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डेफिनेशंस क्यों लिखा है। मिसजॉइंटर फिर से लिखा है, इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग पार्टीज, ओके ये मिसजॉइंडर है, ठीक है। और कॉज ऑफ एक्शन सूट नॉट डिफीटेड, कोर्ट्स कैन स्ट्राइक आउट पार्टीज, ओके ये तो मेरे को पता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिखा है। चलो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हम लोग क्या करें, मिस जॉइंटर करें, ये नॉन जॉइंटर। चल सुन, नॉन जॉइंटर क्या होता है, फेलिंग टू इंक्लूड अ नेसेसरी पार्टी। क्या बता, जो पार्टी दरकार है, ठीक है, नेसेसरी पार्टी या फिर प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी कौन है, जो बहुत क्रूशियल है, ये है नेसेसरी पार्टी। ये तुम फेल हो गए इसको इंक्लूड करने में, तुम फेल हो गए इसको इंक्लूड, मतलब जिसको आना था वो नहीं आया, तो नॉन जॉइंटर। फेलिंग टू इंक्लूड अ नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी, सूट इज नॉट डिफीटेड मेयरली बाय अ नॉन जॉइंटर, मिस जॉइंटर ऑफ प्रॉपर पार्टीज। कोर्ट कैन प्रोसीड विद द पार्टीज प्रेजेंट, जो पार्टीज प्रेजेंट है उनसे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गया नॉन जॉइंटर। मिस जॉइंटर पता है क्या है, मिस जॉइंटर का सिंपल मतलब ये है कि पकड़ ले ये सारे दुकान, ये तेरे को एग्जाम्पल मैंने समझाया था, ये तेरे को एग्जाम्पल मैंने समझाया था, दुकान वाला एग्जाम्पल तेरे को समझाया था, ABCD वाला लैंड ओनर वाला एग्जाम्पल समझाया था। पकड़ ले यही दुकान के लोग, ये वाला, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ठीक है, ये F वाले लोग, ठीक है। ये तो प्रॉपर पार्टीज बनेंगे, मतलब ये नेसेसरी पार्टीज बनेंगे, ये है ना, मतलब इंपॉर्टेंट पार्टीज बनेंगे। अब पकड़ ले इनका कोई रिलेटिव भी आ गया सूट में एक साथ, मतलब सपोर्ट करने के लिए सूट में आ गए, ये बन जाता है मिस जॉइंटर ऑफ पार्टीज। जिनका कोई लेना देना नहीं है इस सूट में, तुमको रिलेटिव में घुसाना है, रिलेटिव घुसाना है सूट में, या फिर किसी तीसरे इंसान जो कोई मतलब कोई रेलेवेंस नहीं रखता है इस सूट में, वो अगर ज्वाइन कर ले, वो मिस जॉइंटर ऑफ पार्टीज, ठीक है। मिस जॉइंटर, इम्प्रूवलिंगली ज्वाइन,
इम्प्रॉपरली ज्वाइनिंग पार्टीज, क्या बताओ, इम्प्रॉपरली ज्वाइनिंग पार्टीज, हु शुडेंट बी देयर, हु शुडेंट बी देयर, क्या ये समझ में आ रहा है? बना के लिखो एग्जामिनेशन में, इतना कुछ पढ़ना है तुमको, तुमको ये सारा पॉइंट याद नहीं रहेगा, इसलिए तुमको सिर्फ मीनिंग समझ लेना है। जॉइंडर का मीनिंग समझ में आ चुका है, नॉन जॉइंडर का समझ में आ चुका है, मिस जॉइंडर का समझ में आ चुका है, अब यही तुम बना के लिखो एग्जामिनेशन में, जो मैंने बताया वही, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, एग्जाम्पल बना बना के लिख देना है पूरा, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल थे इसी प्रकार से एग्जाम्पल बना के लिखना है भैया, 100% फुल मार्क्स मिलेगा। द गोल इज नॉट to learn each and every line exactly how it is in your institute material, but to cover the entire syllabus as much as possible। समझ में आ रहा है? यहाँ पे JIGL में लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं होता, तुम अपने मन से लिख सकते हो। मेरे स्टूडेंट 78 79 इस प्रकार के मार्क्स लेकर बैठे हैं, ठीक है? तो टेंशन ना लेना है। अब देखो, हो चुका है, ठीक है? बस फिर इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन प्रोसीडिंग ऑफ अ सूट, सूट को फाइल करने में क्या क्या स्टेजेस आता है। सबसे पहला प्लेंट को बनाओ, सूट यहाँ पे स्टार्ट होता है। सर्विस ऑफ समन, समन मतलब तूने केस कर दिया किसी के अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट समन जाएगा, ठीक है? बुलाएगा कोर्ट की, आओ बेटा आओ, कोर्ट में आओ, पेश हो। फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट, फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट फाइल होगा। अपीयरेंस इन द ऑफ द पार्टीज, कोर्ट में आएंगे। एग्जामिनेशन होगा पार्टीज का। फ्रेमिंग होगा इशू का, कि क्या इशू है कोर्ट में, ये फ्रेम होगा। डिस्कवरी इंस्पेक्शन होगा, इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है ना। फिर एडमिशन होगा, एडमिशन मतलब जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स या फिर प्रूफ वगैरह जो है कोर्ट में सबमिट करते हो तुम, उसको कहा जाता है एडमिशन। पार्टीज में एडमिट फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स टू सेव टाइम, ठीक है? फिर हियरिंग होगा, ट्रायल होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, जजमेंट होगा, प्रिपरेशन ऑफ डिक्री होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होगा। सिंपल चीज, जजमेंट आ जाएगा, कोर्ट डिसाइड कर लेगा, फिर डिक्री जो है वो प्रिपेयर होगा एंड एग्जीक्यूशन हो जाएगा डिक्री का। यही सिंपल प्रोसीजर है, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। घर में बैठ के आराम से रीड करो इसको, ठीक है? बचपन से इतने फिल्म वगैरह देखते आए हो, कोर्ट का प्रोसीडिंग वगैरह कितना कुछ देखा है तुम लोगों ने, तो ये तुम बना के भी लिख सकते हो, लेकिन ये हेडिंग वगैरह प्रॉपरली लिखना है, ठीक है? अच्छा, कोर्ट जब सम्मन भेजता है तो क्या होता है? कोर्ट सम्मन भेजने का मतलब होता है डिफेंडेंट को इन्फॉर्म करना कि भैया तुम्हारे अगेंस्ट सूट फाइल हो चुका है और तुम्हारा प्रेजेंस जो है एज अ डिफेंस, तुम्हारा प्रेजेंस जो है कोर्ट में नेसेसरी है, ठीक है? समझ में आ चुका है? अब कंटेंट क्या रहेगा सम्मन में? रहेगा मस्ट स्टेट द डेट ऑफ अपीयरेंस, कब आएगा ये कोर्ट में आएगा। वेदर फॉर इशू सेटलमेंट और फाइनल डिस्पोजल, क्या ये सेटलमेंट के लिए बुलाया जा रहा है या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए। रिक्वायर्स प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिफेंडेंट्स रिलाइज ऑन कॉपी ऑफ प्लेंटिफ अटैच्ड, ठीक है? ये जो समन जाएगा वहाँ पे प्लेंटिफ ने जो केस फाइल किया है उसका एक कॉपी भी जाएगा डिफेंडेंट के पास, और कोर्ट बोलेगा इस समन पेपर में लिखेगा कि भैया तुमको अगर कुछ प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तुम वो भी लेकर आना है, ठीक है? ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा साइंड एंड सील्ड होना चाहिए, ठीक है? साइंड बाय द जज, ऑफिसर एंड ऑफिसर, सील्ड बाय कोर्ट, ठीक है? ये जो तुमको सम्मन भेजते हैं ना, समझ में आ रहा है? सम्मन भेजते, तुम देखते नहीं हो कि अरेस्ट वारंट वगैरह, ठीक है? अरेस्ट वारंट वगैरह, ये जो अरेस्ट करने के लिए वारंट, तुम देखते नहीं हो कि CID में नहीं देखते कि दरवाजा खोल के ऐसा पेपर निकाल देते, भैया ऐसा नहीं होता है अरेस्ट वारंट। वारंट हमेशा सील होता है, सील पैक्ड। कोई भी ये ऑफिसर आके तुमको वारंट का पेपर निकाल के, ऐसा नहीं, पूरा सील पैक्ड होता है। अगर सील पैक नहीं है तुम ऑफिसर को बोल सकते हो कि भैया सील पैक नहीं है, जाओ सील पैक करा के लाओ, ये तो मैं नहीं मानने वाला, ठीक है? तुम्हारे आजू बाजू जो है अच्छा वाला वकील होना चाहिए, वरना तेरे को पता नहीं होगा चीज़ें, है ना? अदरवाइज इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CS एग्जाम स्क्वाड देन यू विल नो एवरीथिंग, डोंट वरी। तो पूरा एकदम सील होना चाहिए, ठीक है? ऐसे जो कार्टून में दिखाते हैं, मतलब CID वगैरह में, वो ओरिजिनल नहीं होता। फिल्मों में दिखाते पेपर ला के मुंह पे पेपर फेंक देते, ऐसा नहीं होता बेटा, सील पैक होना चाहिए। वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर आया है अरेस्ट करने, उसका साइन होगा, फिर कोर्ट का साइन होगा, कोर्ट का सील होगा, ठीक है? फिर जो भी आजू बाजू इंसान है ना, उनका भी साइन लेंगे वो लोग, सो दैट ये एक प्रूफ रहे कि इसको हम लोग लेकर जा रहे हैं। क्या है, समझ में आ रहा है? ये सारा चीज़, ठीक है? मोड ऑफ सर्विस, पर्सनल डायरेक्ट हो सकता है, कोर्ट ऑफिसर कुरियर के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, अप्रूव कुरियर, फैक्स, ईमेल। रिफ्यूजल, इफ डिफेंडेंट रिफ्यूज डिलीवरी इट इज़ कंसिडर्ड वैलिड। इफ डिफेंडेंट रिफ्यूज डिलीवरी इट इज़ कंसिडर्ड वैलिड सर्विस। का मतलब ये है कि तुम्हारे पास आया है, वो कुरियर से आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? सम्मन भेजा कोर्ट से, कुरियर से आया, तो कोर्ट का सम्मन अलग होता है एंड तुम्हारा जो ये
अरेस्ट वारंट है ये अलग होता है, लेकिन दोनों में भी ही जज जो है उसी का सहमति होता है, जज से मिलता है तुमको अरेस्ट वारंट वगैरह, वहाँ पे पुलिस तुमको अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट लेकर आते हैं, लेकिन समन वगैरह जो है एकदम इज्जत से तुमको बुलाया जाता है, 2-3 बार बुलाया जाता है इज्जत से, समझ में आ रहा है ना। अगर इज्जत से ना, जैसे कि केजरीवाल को अरेस्ट क्यों किया गया बाद में, क्योंकि उसको सम्मन बहुत बार भेजा गया है, इज्जत से भेजा गया है, 5-6 बार सम्मन भेजा गया, लेकिन वो आया नहीं। तो सम्मन का यही चीज़ होता है, अगर सम्मन भेजने के बाद तुम नहीं आते हो ना, तुमको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अगर सम्मन तुमने रिफ्यूज़ भी कर दिया, ये रिफ्यूज़ल डिलीवरी, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास आया था वाया पोस्ट लेकिन तुम नहीं लिए, तुमने वापस कर दिया उसको, ठीक है, तो हम लोग मान के चलेंगे तुम्हारे पास सम्मन जा चुका है, भले ही तुमने वापस कर दिया हो, लेकिन ये मान के चलेंगे कि तुम्हारे पास सम्मन आ चुका है। क्या है, समझ में आ रहा है? बहुत ही ज़्यादा बवाल दोस्तों, मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ के, सच बताओ। आई नो दैट यू आर गोइंग टू बी एक्सीलेंट। एफिक्सेशन होना चाहिए दोस्तों, एफिक्सेशन। If the defendants avoid service, court can order affixing copy or courthouse notice board and defendant last known residence business place considered valid service। जहाँ पर भी तुमको जो है भेजा गया है वो वैलिड सर्विस माना जाएगा, ठीक है। सर्विस ऑन कॉर्पोरेशंस, ऑन सेक्रेटरी मतलब कंपनी सेक्रेटरी को भेजेगा, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफिसर को भेजेगा, ठीक है, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस को भेजेगा, तो सिंपल चीज़ है। सर्विस ऑन पार्टनर्स, ऑन एनी पार्टनर, किसी को भी भेज दो, मैनेजर को भेज दो। आउटसाइड जुरिस्डिक्शन सेंड टू द कोर्ट इन द एरिया फॉर सर्विस। पकड़ ले, एक चीज़ मैं तेरे को समझाता हूँ। महाराष्ट्र से आया है सम्मन नोटिस, ठीक है, कलकत्ता में, तो महाराष्ट्र का जो कोर्ट है वो ये जो महाराष्ट्र का कोर्ट है ये कलकत्ता के कोर्ट को भेजेगा, बोलेगा कि हम सम्मन भेज रहे हैं, ये आपके ही लोकेलिटी का बंदा है, इसको आप सम्मन भेजो, जो हम सम्मन आपको भेजे हैं, ठीक है। तो सेंड द कोर्ट इन दैट एरिया फॉर सर्विस। चलो ठीक है। टाइम लिमिट क्या है डिफेंडेंट के पास, जैसे ही तुमको सम्मन मिल जाए 30 दिन के अंदर अंदर तुमको जवाब देना है, ठीक है। फाइल डिफेंस विद इन 30 डेज फ्रॉम सर्विस, एक्सटेंडेबल 90 डेज जनरली और 120 डेज इन कम्युनल सूट्स, ठीक है। फाइल डिफेंस का मतलब क्या होता है, तुम जो डिफेंस में बोल जा रहे हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, इसका भी तो फाइलिंग होता है, ठीक है। अच्छा ओके, फिर हम लोग देखेंगे, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ब्यूटीफुल। डिफेंस क्या होता है, डिफेंस का स्टेटमेंट फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफेंडेंट जो है फाइल करेगा 30 दिन से 120 डेज का इसके पास टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, ये देखो नॉर्मल होता है 30 दिन के लिए, एक्सटेंड होता है 90 डेज के लिए जनरली, और 120 डेज इन कम्युनल सूट में 120 डेज तक मिल जाता है। डिफेंस का मतलब ये होता है कि तुम अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। तुम अगर अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे हो, तुम अगर डिफेंस का फाइलिंग नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुमने क्राइम किया है। तो डिफेंस का मतलब होता है तुम मना करना, जो भी एलिगेशंस तुम्हारे ऊपर लगा है वो मना करना। तुम भी वकील करोगे ना दोस्तों। डिफेंस मस्ट फाइल विद इन स्टिपुलेटेड टाइम 30 to 120 डेज, ठीक है। फेलियर छोड़ दे, इतना तेरे को याद रख, 120 डेज। मस्ट स्पेसिफाई एंड डिनाई द एलिगेशन, तुमको डिनाई करना है कि मैंने किया ही नहीं ये काम, ठीक। मस्ट रेज न्यू फैक्ट्स ऑब्जेक्शंस, मस्ट प्रोड्यूस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। मस्ट अपीयर इन द कोर्ट ड्यूरिंग द हियरिंग डेट्स। कॉन्सिक्वेंसेस, बोथ पार्टीज अगर एब्सेंट है तो सूट में भी डिसमिस कर दिया जाएगा। प्लेंटिव एब्सेंट है, डिफेंडेंट प्रेजेंट है, सूट डिसमिस हो जाएगा। लेकिन अगर डिफेंडेंट एब्सेंट है, प्लेंटिव प्रेजेंट है, याद रखना इसको कहा जाता है एक्स पार्टी डिक्री। क्या बताओ, एक्स पार्टी डिक्री। एक्स पार्टी का डिक्री का मतलब क्या होता है कि अगर प्लेंटिव जिसने केस किया वो प्रेजेंट है लेकिन डिफेंडेंट एब्सेंट है, तो प्लेंटिव के फेवर में, समझ में आ रहा है, कोर्ट डिसीजन सुना देगा। भले ही डिफेंडेंट एब्सेंट हो, उसका बात नहीं सुनेंगे हम लोग कोर्ट का डिसीजन सुना देंगे। सिंपल बात ये है। क्या है, समझ में आ रहा है? देखो, कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टे मतलब हियरिंग प्लेंटिफ अलोन, सिर्फ प्लेंटिफ का सुनेंगे हम लोग, डिफेंडेंट का नहीं सुनेंगे, क्योंकि डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंड करने आया ही नहीं कोर्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, तुमको बहुत अच्छे से याद रखना। एक्स पार्टी डिक्री का मतलब समझ में आता है ना। एक होता है एक्स पार्टी। एक्स पार्टी मतलब सुनना, जज सुन रहा है विदाउट द डिफेंडेंट बीइंग प्रेजेंट।
विदाउट द डिफेंडेंट बीइंग प्रेजेंट इन द कोर्ट, जज सुन रहा है तुम्हारा बात, सिर्फ प्लेंटिफ का सुन रहा है क्योंकि डिफेंडेंट एब्सेंट है। एक्स पार्टी डिक्री का क्या मतलब होता है? एक्स पार्टी डिक्री का मतलब कि जजमेंट सुना दिया जज ने जजमेंट सुना दिया विदाउट द डिफेंडेंट बीइंग प्रेजेंट इन द कोर्ट। डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में लेकिन जजमेंट सुना दिया, इसको कहा जाता है एक्स पार्टी डिक्री। क्या है, समझ में आ रहा है? ओके, डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम एक्स पार्टी डिक्री पास्ट कैन अप्लाई टू सेट इट असाइड। ये सेट असाइड ये अलग चीज होता है, सेट असाइडिंग एक्स पार्टी डिक्री, सेट असाइड एक्स पार्टी डिक्री ग्राउंड समवन नॉट ड्यूली सर्व्ड। ये क्या है मैं तुमको समझाता हूँ। और सफिशिएंट कॉज प्रिवेंटेड अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल तेरे को समझाता हूँ, एक्स पार्टी डिक्री तेरे को समझ में आ चुका है। एक्स पार्टी डिक्री क्या है कि डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं था और कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया, ठीक है। अब कोर्ट क्या, अब डिफेंडेंट क्या करेगा? कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट क्या करेगा? सेट असाइड का प्रेयर करेगा कि सेट असाइड कर दो सर आप ये एक्स पार्टी डिक्री। अब कोर्ट दो रीज़न दिया है, बोले कि सेट असाइड तभी करेंगे अगर तुमको नोटिस सम्मन जो है प्रॉपरली तुमको मिला नहीं है, तुमको पता नहीं था कोर्ट का टाइमिंग एंड डेट, किस दिन डेट पे आना है, ये अगर तुम प्रूफ कर पाओ तो तुमको हम तुम्हारा डिक्री जो तुम्हारे अगेंस्ट हमने पास किया है तुम्हारे गैर मौजूदगी में, उसको मैं साइड कर दूंगा, ठीक है। और एक कंडीशन ये है कि अगर सफिशिएंट कॉज तू दिखा पाए, पकड़ ले कोर्ट में आने के टाइम पे तेरा एक्सीडेंट हो गया और कोर्ट को कैसे पता चलेगा, है ना। तो ऐसा कोई एक सफिशिएंट कॉज दिखा पाए कि तू क्यों नहीं आ पाया उस दिन, पकड़ ले उस दिन ही तेरा जो है एलिनेशन हो गया तेरे पिताजी का, तेरे फैमिली मेंबर, तेरे मम्मी का, इसलिए तू कोर्ट नहीं आ पाया, ठीक है। तो ऐसा भी अगर कोई सिचुएशन है तो कोर्ट एक्सेप्ट करता है। क्या है समझ में रहा है? ये दो केसेस में तुम्हारा जो एक्स पार्टी डिक्री है इसको सेट असाइड किया जाता है, मतलब इसको हटाओ, क्योंकि इसको हटाया इसलिए जा रहा है क्योंकि डिफेंडेंट जब प्रेजेंट नहीं था तब जजमेंट सुनाया गया है, ठीक है। क्या है समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो। एक होता है सेट असाइड दी एक्स पार्टी डिक्री, ये तुम सेम जज को रिक्वेस्ट करते हो, प्रेयर करते हो कि सर हटा दो इसको क्योंकि मैं प्रेजेंट नहीं था, सो एंड सो रीजन था। अगर पकड़ ले एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट तेरे को सेम जज के पास जाना नहीं है, ठीक है, तेरे पास सफिशिएंट कॉज भी नहीं है, तो तू अपील तो कर ही सकता है। जज ने जजमेंट पास किया, इस जजमेंट के अगेंस्ट तूने अपील कर दी, अपील हमेशा पॉसिबल है। इंडिया एक अपीलों का देश है, ठीक है। अप्लाई फॉर रिव्यू, अप्लाई अपील अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री, ठीक है। तो ये तो तू याद रख, ये काफ़ी है, ये इतना तेरे को एग्जामिनेशन में लिख के आना है, ठीक है। कोर्ट में सेट असाइड ऑन टर्म्स, मतलब कोर्ट अपने ही टर्म्स में उसको सेट असाइड कर भी सकता है। चलो, डिस्कवरी का मतलब होता है नए फैक्ट्स लाना। डिस्कवरी, इंटरोगेशन, एडमिशन, इशू, हियरिंग, एफिडेविट, जजमेंट, डिक्री, एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये रिकैप है। डिस्कवरी का मतलब है फाइंडिंग आउट फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ओपोनेंट्स। इंटरोगेटरीज क्या है? बाई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एडमिशन, इशू, हियरिंग, एफिडेविट, जजमेंट, डिक्री, एग्जीक्यूशन, इनका बेसिक मीनिंग तेरे को घर पे रीड करना है सिर्फ, ठीक है। बेसिक मीनिंग है, घर पे रीड करना है। जजमेंट क्या है, डिक्री, ये हम लोगों ने पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने कर रखा है, डिक्री वगैरह, ठीक है। एग्जीक्यूशन क्या है? अब देख, अपील, अपील होता है पहला अपील, ओरिजिनल डिक्री का जो पहला अपील होता है उसको कहा जाता है फर्स्ट अपील। क्या होता है? फर्स्ट अपील। फिर आता है सेकंड अपील। फर्स्ट अपील होता है, तुम क्या करोगे बताओ? फर्स्ट अपील कहाँ पे करोगे? हाँ जी, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ओके। लाइज टू सुपीरियर कोर्ट फ्रॉम एवरी ओरिजिनल डिक्री, तो तुम्हारा जो जिस कोर्ट में तुम्हारा केस चला उसकी ऊपर वाला जो सुपीरियर कोर्ट है वहां पे तुम जाओगे, ठीक। फिर आता है सेकंड अपील, लाइज ओनली टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में तुम जा सकते हो, ठीक है। मस्ट बी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सेकेंड अपील तभी पॉसिबल होता है जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? देखो समझो, सेकेंड अपील तुम कब करते हो? जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। इसका मतलब ये कि जज ने जो जजमेंट सुनाया तुम्हारे अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट तुमको कोई दिक्कत नहीं है, जजमेंट सही सुनाया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जजमेंट सुनाया, उसके अगेंस्ट तुम दिक्कत नहीं है। लेकिन जज ने जिस लॉ को यूज किया, जिस हिसाब से यूज किया, वो तुमको करेक्ट नहीं लगा, तो तुम क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है वहां पे, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट तुमने केस कर दिया। क्या ये समझ में आ रहा है? तेरे को एक समझाता हूँ। ये जो एक नया फिल्म निकला है इमरान हाशमी एंड क्या इनका नाम, यामी गौतम जी का नया फिल्म निकला है, हक, आई थिंक हक, HAQ समथिंग ऐसा कुछ है, ठीक है। इनमें तुम अगर लास्ट फिनिशिंग मतलब क्लाइमैक्स में देखोगे क्या है कि
जब हाई कोर्ट जजमेंट सुनाता है समथिंग 120 रुपीज़ या 130 रुपीज़ का कुछ जो है उसको जो है मंथली देना होता है, तो जो इमरान हाशमी जी है वो एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है कि चल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, तो ये चलता जाएगा केस। ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर दिया, सो दैट ये जो पूरा कंसेप्ट है कि मुसलमान के जो नियम कानून है उसको चैलेंज किया जा रहा है, उनके पर्सनल लॉ को चैलेंज किया जा रहा है, ये जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है कि मेरे को अगर 120 रुपीज़ देना पड़ रहा है, इसका मतलब कोर्ट जो है दखल अंदाजी कर रहा है पर्सनल लॉ में। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में वो दखल अंदाजी कर रहा है। उसको ये दिक्कत नहीं कि 120 रुपीज़ उसको देना पड़ रहा है, उसको दिक्कत ये आया कि ये कैसे हुआ, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ में तुम सेकंड अपील कर सकते हो, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, तब जाके तुम जा सकते हो। ठीक है, तो जजमेंट के अगेंस्ट भैया फर्स्ट अपील सेकंड अपील हो सकता है, याद रखियो। Appellant must state the substantial question in memo. High Court formulates it if satisfied. High Court तभी सुनेगा अगर satisfied हो तो. Hearings restricted to that question only. अच्छा, ये हो चुका है अपील फ्रॉम ऑर्डर। इसमें तो हम लोगों ने देखा है अपील जो है फर्स्ट अपील पॉसिबल होता है, सेकंड अपील पॉसिबल नहीं होता है, नो सेकंड अपील। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले क्लास में देखा है, एकदम फर्स्ट क्लास में। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, तब तुम अपील कर सकते हो अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, तब तुम अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट सर्टिफाइज केस फिट फॉर अपील, हाई कोर्ट बताएगा कि ये अपील के लिए मतलब फिट है कि नहीं ये वाला केस, तो हाई कोर्ट भी बोल सकता है कि हाँ ये अपील के लिए फिट है, तो तुम जा सकते हो। और एक चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा अगर ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है ना, तो तुम डायरेक्टली केस लेकर जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। तुम अपील छोटे वाले कोर्ट में नहीं जाना है, सीधा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ये हमारे संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है कि अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इतना तेरे को याद रखना है। ठीक है, आगे देख, रेफरेंस रिव्यू एंड कहा गया रिवीजन। ठीक है, रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन, सिंपल देख, रेफरेंस का मतलब होता है लोअर कोर्ट रेफर ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और वैलिडिटी टू दी हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट ने हाई कोर्ट को रेफर किया, बोला कि सर मेरे को डाउट है, इसको आप बताओ, आपका ओपिनियन क्या है। ओपिनियन बिफोर पासिंग जजमेंट। ठीक है, ओपिनियन बिफोर पासिंग जजमेंट मतलब लोअर कोर्ट को जजमेंट पास करना है, उससे पहले वो हाई कोर्ट से ओपिनियन लेना, इसको कहा जाता है रेफरेंस। ठीक है, व्हेन लोअर कोर्ट हैज़ रीजनेबल डाउट अबाउट द लॉ, तब वो हाई कोर्ट चला जाता है। हाई कोर्ट मतलब वही लोअर कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट में जाके कहता है कि सर ऐसा ऐसा बात है, आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ में। ये हो जाता है तुम्हारा रेफरेंस। क्या है, समझ में आ रहा है? फिर आता है दोस्तों रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब होता है कि एप्लीकेशन टू द सेम कोर्ट दैट पास द डिक्री ऑर्डर टू रिकंसिडर इट। तुमने सेम कोर्ट में सेम जज को बोला है कि दोस्त सर आप एक बार इसको रिव्यू कर लो, एक बार रिव्यू कर लो। रिव्यू मतलब समझ में, रिव्यू तो पहले जो व्यू किया होगा वही तो रिव्यू करेगा ना। रिव्यू मतलब दोबारा सेकंड टाइम व्यू करना, तो पहले जो व्यू किया है वही सेकंड टाइम। तो इसमें एग्जामिनेशन में डाउट नहीं रखना है, दिमाग में हमेशा क्लियर रखना है कि सेम कोर्ट में जाएगा, सेम जज जो है वो रिव्यू करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? रिव्यू का मतलब क्या होता है कि वो डिक्री एंड ऑर्डर जो पास किया गया है बाय दैट कोर्ट, वो फिर से एक बार देख ले, कुछ ऊपर नीचे अगर हो पाए तो। ठीक है, अच्छा, कौन से केसेस में? ये केसेस में ग्राउंड्स को रीड कर लेना है घर में। रिवीजन का मतलब होता है पावर ऑफ हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट क्या करता है, सुन, हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट पावर ऑफ हाई कोर्ट टू एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ द केस डिसाइडेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया, हाई कोर्ट को लगता है कि भैया नहीं मेरे को यहाँ पे दखल अंदाजी करना है, तो हाई कोर्ट आ सकता है। इसको कहा जाता है रिवीजन। रिवीजन समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको रीड करना कि कब कब आएगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब छोटा कोर्ट जो अपने पावर से बाहर निकल के जजमेंट सुना दिए। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट फेल टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन वेस्टेड, ये सेम चीज़ है। एक तो नॉट वेस्टेड इन इट, एक है वेस्टेड इन इट, मतलब एक तो तुम्हारे पावर से बाहर जाके तुम काम करे हो, दूसरा है तुम्हारा पावर जो है वो तुम यूटिलाइज नहीं किए।
ठीक है, तो तब भी हाई कोर्ट जो है दखलंदाजी दे सकता है तुम्हारे जजमेंट में, लोअर कोर्ट के जजमेंट पे। सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्टेड इलीगली, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने इलीगली एक्ट किया, तब भी हाई कोर्ट आके देख सकता है तुम्हारा ये। ठीक है, इसको रीड करना है। ठीक है, इसको रीड करना है नॉर्मली। कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट केस कैसे होता है, जैसे नॉर्मल इंसान के अगेंस्ट होता है उसी के अगेंस्ट होता है। सिग्नेचर किसका जाएगा, सेक्रेटरी का जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी का जाएगा, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये कंपनी सेक्रेटरी है जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है भैया जो कहना है तुमको कंपनी को, हम मुझको कहो, मैं हूँ कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी। चल ठीक, या तो प्रिंसिपल ऑफिसर, छोटा मोटा कंपनी है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो भैया डायरेक्टर जाएगा, डायरेक्टर के पास जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिसर एबल टू डिस्पोज द फैक्ट। सर्विस ऑफ समन किसके पास जाएगा, वही कंपनी सेक्रेटरी के पास जाएगा, डायरेक्टर के पास जाएगा, प्रिंसिपल ऑफिसर। भैया कंपनी सेक्रेटरी, ये कंपनी है, इसके बीच में ये कंपनी सेक्रेटरी बड़ा खड़ा है। ठीक है, किसी भी आउटर इंसान को अगर कंपनी से बात करना है तो सेक्रेटरी से सबसे पहले बात करना होगा। समझ में आ रहा है कि यही डील करता है सब कुछ। चल, पर्सनल अपीयरेंस हो गया। कोर्ट कैन रिक्वायर पर्सनल अटेंडेंस ऑफ ऑफिसर इफ नीडेड टू आंसर क्वेश्चन। पर्सनल अटेंडेंस में भी कोर्ट केसेस में कंपनी सेक्रेटरी ही जाता है, और ये सारे कंपनी रिलेटेड कोर्ट केसेस जो है ना, ये सब जाता है तुम्हारे ट्रिब्यूनल में। ठीक है, चलो, माइनर के अगेंस्ट केस हो सकता है, ल्यूनेटिक के अगेंस्ट केस हो सकता है कि नहीं। देखो, पर्सन अंडर 18 ईयर्स, इसको कहा जाता है माइनर। ल्यूनेटिक अनसाउंड मतलब पागल इंसान। सूट बाय माइनर, क्या माइनर सूट फाइल कर सकता है? आंसर यस, नेक्स्ट फ्रेंड फाइल करेगा। नेक्स्ट फ्रेंड कौन होता है? उसका मम्मी पापा। ठीक है, मम्मी पापा ने अगर सूट, देख माइनर है, छोटा है, 18 ईयर्स के नीचे है, तो वो सूट कैसे फाइल करेगा? उसका नेक्स्ट फ्रेंड हेल्प करेगा उसको फाइल करने में। उसका मम्मी पापा जो आएगा ना इसके लिए फाइल करने के लिए, उन मम्मी पापा को हम लोग कहते हैं नेक्स्ट फ्रेंड। थ्रू एन अडल्ट, किसी भी अडल्ट के थ्रू अगर वो फाइल कर रहा है वो माइनर जो है, उसको कहा जाता है नेक्स्ट फ्रेंड। तो नेक्स्ट फ्रेंड कौन है? याद रखो, हमेशा याद रखना है कि जो एडल्ट माइनर को हेल्प करता है केस फाइलिंग में, वो होता है नेक्स्ट फ्रेंड। सूट अगेंस्ट माइनर, कोर्ट मस्ट अपॉइंट ए गार्जियन एट लिटरम टू डिफेंड द माइनर। मतलब एक गार्जियन को अपॉइंट करेगा, ठीक है, जो डिफेंड करेगा माइनर को। ठीक है, अच्छा, गार्जियन ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द माइनर्स इंटरेस्ट डिलीजेंटली। डिग्री अगेंस्ट माइनर विदाउट गार्जियन वॉइड, कि किसी भी माइनर का अगर गार्जियन ना हो, ठीक है, तो उस माइनर के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल ही नहीं कर सकता कोई इंसान। इस बात का ध्यान रखना। गार्जियन अपॉइंट हो जाता है, तुम्हारा मम्मी पापा नहीं है तो कोर्ट गार्जियन अपॉइंट कर देगा, संस्था वगैरह ये वो। ठीक है, minor attaining majority can elect to proceed with or abandon the suit if proceedings next friend discharge। इसका मतलब क्या कि पकड़ लेते तो 17 ईयर्स का है और एक महीने में तेरे को होना है, क्या बताओ, 18 होना है, तो 18 हो गया मतलब अडल्ट। अब तूने 17 ईयर्स 11 मंथ्स में तूने केस फाइल किया, ठीक है, तू माइनर था, तू नेक्स्ट फ्रेंड के से हेल्प से तू केस फाइलिंग किया। अब जब जैसे तू 18 साल हो जाएगा ना, फिर तू डिसाइड कर पाएगा तू केस को कंटिन्यू करना है या फिर छोड़ देना है। ठीक है, एक महीने बाद तो डिसाइड कर सकते हैं कहीं इसको कंटिन्यू करना है, छोड़ देना है। ठीक है, समरी प्रोसीजर का मतलब होता है स्पीडी डिस्पोजल ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अनडिस्प्यूटेड मॉनिटरी क्लेम्स प्रिवेंटिंग अनरीजनेबल डिले फॉर डिफेंडेंट। सिंपल चीज़ मैं तेरे को बताता हूँ, समरी प्रोसीजर क्या होता है। समरी प्रोसीजर मतलब छोटा तरीके से प्रोसीजर हो जाना। पकड़ ले, मैं तेरे से पाता हूँ कुछ पैसा, ठीक है, यहाँ पे एविडेंस नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मेरे पास पूरा मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है, मेरे पास वो क्या कहते हैं इसको, चेक वगैरह है, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट वगैरह सब कुछ है मेरे पास, एविडेंट है, बहुत ही एविडेंट है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हेयरिंग वगैरह नहीं होता, फटाफट केस जो है डिस्पोज हो जाता है। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अनडिस्प्यूटेड मॉनेटरी क्लेम्स प्रिवेंटिंग अनरीजनेबल डिले बाय डिफेंडेंट बेस्ड ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स। हुंडी क्या होता है? ये मतलब ये छोटे मोटे कॉलोनी में दुकान नहीं होते हैं, वो पेपर में लिख के दे देते कि मैं तेरे को इतना पैसा पाता हूँ तुझसे, तो ये सारा हुंडी होता है, बहुत पहले का रिवाज है। समझ में आ रहा है? एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। क्या समझ में आ रहा है? रिटर्न होना चाहिए, इनैक्टमेंट होना चाहिए, गारंटी होना चाहिए। हाई कोर्ट में जा सकता है, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, स्मॉल कॉजेस कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसीजर रीड कर लेना, एकदम ईजी चीज़ है। ठीक है, ये यहाँ पर भी एक्स पार्टी डिग्री का जो कंसेप्ट है यहाँ पर भी लग जाता है, सेम चीज़ है। अच्छा, पावर ऑफ सिविल कोर्ट
इसको देख अच्छे से, पावर ऑफ सिविल कोर्ट एंड देयर एक्सरसाइज बाय ट्रिब्यूनल्स, क्वासी जुडिशियल बॉडी सेटअप अंडर स्पेसिफिक एक्ट्स फॉर स्पेसिफिक डिस्प्यूट, जैसे कि एनसीएलटी, आईटीएटी, सेबी, ठीक है। एनसीएलटी का परफेक्ट एग्जांपल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसको क्यों सेटअप किया गया है? ये डिस्पोज करता है कि स्पेसिफिक बॉडीज को, स्पेसिफिक एक्ट से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट से कोई मैटर है तो वो सब पूरा का पूरा जाएगा एनसीएलटी के अंदर, सेबी से मैटर से रिलेटेड है सेबी में जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से इनेक्टेड है, इसको कहा जाता है ट्रिब्यूनल्स। इसको क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। इस प्रकार का ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो मैटर, स्पेसिफिक मैटर देखते, पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स एंड देयर एक्सरसाइज बाय ट्रिब्यूनल्स। Many tribunals are given some powers of a civil court under CPC for specific purposes related to their function. Common power includes summoning and enforcing, discovery करना, evidence जमा करना, affidavit वगैरह, examination, dismissing for default, deciding ex parte भी यहाँ पे allowed है, setting aside dismissal ex parte order, requisitioning public records वगैरह, ठीक है। requisitioning public records मतलब वही public records को देखने का request, ठीक, जैसे कि एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सेबी एक्ट से ट्रिब्यूनल, आईटी, इनकम टैक्स एक्ट का ट्रिब्यूनल, ठीक। ये याद रख, बस इतना ही है ट्रिब्यूनल के बारे में। ये याद रखना, ये चैप्टर ट्रिब्यूनल के बारे में नहीं है, इसलिए इसको एकदम मिनिमम देखना है इस वाले एरिया को। कमर्शियल कोर्ट्स होते हैं कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए, इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कमर्शियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? इंक्लूड्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी यूज, कॉमर्स, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सारे कमर्शियल डिस्प्यूट्स है। मिनिमम वैल्यू होता है 3 लाख तक का, ठीक है। डिस्प्यूट मस्ट भी 3 लाख मिनिमम वैल्यू, तो ये कमर्शियल डिस्प्यूट कहलाएगा। 20,000 के डिस्प्यूट के लिए कमर्शियल कोर्ट नहीं जाते मेरे लौंडे। कमर्शियल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं, कमर्शियल डिविजन्स होते हैं विद इन हाई कोर्ट हैविंग ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, कमर्शियल अपीलेट डिविजन्स भी होते हैं विद इन हाई कोर्ट्स टू हियर अपील्स, ठीक है। स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स है, की फीचर्स है, इसको रीड करना है घर पे। ये जैसे रिटर्न स्टेटमेंट मैंडेटरी होता है 120 डेज मैक्सिमम, यहाँ पे टाइमलाइन थोड़ा स्ट्रिक्टर होता है। रिटर्न स्टेटमेंट तुमको सबमिट करना होता है विद इन 120 डेज, याद रखियो। तो थोड़ा एक बार ना इसको रीड कर लेना है, ठीक है। क्या खत्म हो गया? या बस कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। मैंने ज़्यादा कुछ रीड करने के लिए तुमको होमवर्क नहीं दिया है दोस्तों, जो एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने तुमको होमवर्क दिया है रीड करने के लिए। इतना तो तुम रीड कर ही सकते हो, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तुम आराम से रीड कर सकते हो, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। थोड़ा प्रोसीजर है, इसको थोड़ा रीड कर लो घर में, मज़ा आ जाएगा तुमको, ठीक है। तो हल्का फुल्का 1-2 रीड करने के लिए मैंने दिया है, इतना रीड कर लो काफ़ी है, अंडरस्टूड। बाकी पूरा कंप्लीट हो चुका है, जैसे ये वाला रीड दिया है मैंने, 2 रीड दिया है, मज़ा आएगा तुमको भी घर में पढ़ के, थोड़ा मज़ा आएगा। ये नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा मैं, आई थिंक अवेलेबल हो भी चुका है ये नोट्स, ठीक है। ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे सब कुछ है। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा एंड होता है दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस। और ये डाउट सॉल्विंग जो है, मैं आज शाम 7 बजे डाउट सॉल्विंग लेने वाला हूँ। सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हो जाना डाउट सॉल्विंग करने के लिए, ठीक है। आज के वीडियो इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।